किसी भी देश की कहानी ना हाँ। उसकी सबसे अहम किताब में लिखी होती है और भारत के लिए वो किताब है हमारा संविधान। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनकी बहसों और सपनों का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो जीता जागता शब्द है ना, ये यहाँ बहुत अहम है। हाँ। आज हम इसी दस्तावेज की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि यह सिर्फ 1950 में बनी एक किताब नहीं है। अच्छा। बल्कि एक ऐसा विचार है जो दशकों पहले पैदा हुआ और आज भी हर रोज हमारी अदालतों और संसद में विकसित हो रहा है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। हम इसके ऐतिहासिक जड़ों से शुरू करेंगे, उन चुनौतियों और बहसों को समझेंगे जिन्होंने इसे शक्ल दी, और फिर देखेंगे कि इसकी आत्मा यानी इसकी प्रस्तावना आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमारा मकसद ये समझना है कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब क्यों नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का आईना कैसे है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोग तो यही सोचते होंगे कि 1947 आजादी के बाद। नहीं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि अपना संविधान खुद लिखने की जो जिद थी वो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। और ये जिद आप देखिए एक तरह के अपमान से पैदा हुई थी। अपमान? हाँ, बात है 1920 के दशक की। जी। उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक खुली चुनौती दी थी। अच्छा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारतीय लोग इतने बटे हुए हैं कि वो कभी भी एक मत होकर सर्वसम्मति से अपने लिए कोई संविधान बना ही नहीं सकते। ओहो, ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। और फिर इसी के बाद 1927 में साइमन कमीशन आया। हाँ। जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। 7 अंग्रेज थे जो भारत का भविष्य तय करने आए थे। तभी तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। बिल्कुल। तो इन 2 घटनाओं ने भारतीय नेताओं को झकझोर दिया। उन्होंने बर्कनहेड की चुनौती स्वीकार की और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। और इसी कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। ये भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की पहली संजीदा और बड़ी कोशिश थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज पूरी आजादी की बात नहीं थी। उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, जैसा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का था। और इस बात पर तो कांग्रेस के अंदर ही एक तूफान खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे वो इस बात से सख्त नाराज थे। अच्छा। उनका कहना था कि भाई अब आधा अधूरा कुछ नहीं चलेगा, हमें पूरी आजादी चाहिए। ये एक तरह से पीढ़ी का टकराव था। पिता और पुत्र के बीच में। हाँ, पिता मोतीलाल नेहरू थोड़ा समझौता करने को तैयार थे, लेकिन बेटा जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी पूर्ण स्वराज से कम पर राजी नहीं थे। और फिर इसी टकराव का नतीजा था दिसंबर 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल। रावी नदी के किनारे, जहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे संविधान की नींव उसी दिन रखी गई थी। आपने एकदम सही पकड़ा। इसके बाद तो संविधान सभा का विचार कांग्रेस की एक अटल मांग बन गया कि सभा होगी तो सिर्फ भारतीयों की। हाँ, सिर्फ भारतीयों की, जो बिना किसी बाहरी दबाव के भारत का मुकद्दर लिखे। इसीलिए जब अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त ऑफर या 1942 में क्रिप्स मिशन जैसे प्रस्ताव भेजे तो उन्हें ठुकरा दिया गया। क्योंकि उनमें ये साफ ही नहीं था कि भारत को अपना भविष्य तय करने का पूरा हक कब और कैसे मिलेगा। तो आखिरकार वो घड़ी आई जब दशकों का संघर्ष रंग लाया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हाँ। पर यह कोई आसान काम तो था नहीं। इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 18 दिन। जरा सोचिए, लगभग 3 साल तक देश के सबसे काबिल दिमाग सिर्फ इस एक दस्तावेज पर काम कर रहे थे। और वो 3 साल भी कितने उथल-पुथल वाले थे। देश का बंटवारा हो रहा था, दंगे हो रहे थे। हाँ, सही बात है। उस माहौल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 299 सदस्यों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो एकजुट हो, मजबूत हो। उन्होंने 114 दिनों तक, आप सोचिए, संविधान के हर एक शब्द, हर कॉमा पर बहस की। हर चीज पर बहस हुई होगी। हर चीज पर। भाषा क्या हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे, हर मुद्दे पर तीखी बहसें हुई। अच्छा, अब एक बात जो हमारे स्रोतों में सामने आई उसने मुझे सच में चौंका दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि संविधान एक बहुत ही औपचारिक टाइप्ड डॉक्यूमेंट होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर ऐसा है नहीं। तो कैसा है? ये एक ऐसी बात है जो इस दस्तावेज को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि कलात्मक भी बनाती है।
मूल संविधान टाइप नहीं किया गया था। क्या बात कर रहे हैं? जी, उसे हाथ से लिखा गया था और कोई मामूली लिखावट नहीं। अच्छा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक माहिर कैलीग्राफर थे। उन्होंने इससे खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा और इस काम के लिए कोई फीस भी नहीं ली। कोई फीस नहीं ली? नहीं, बस एक शर्त रखी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम। कमाल है। मतलब देश की सबसे अहम किताब में एक कलाकार का मानवीय स्पर्श है, किसी मशीन की टाइपिंग नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के हर पन्ने के बॉर्डर को सजाया है। अच्छा, वो जो चित्र दिखते हैं? जी, उन चित्रों में भारत का हजारों साल का इतिहास है। मोहनजोदड़ो की मोहरों से लेकर वैदिक काल, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अकबर से होते हुए गांधी जी के दांडी मार्च तक। मतलब ये सिर्फ कानून की किताब नहीं, भारत की सभ्यता का एक चित्र संग्रह भी है। बिल्कुल। आप जब पन्ना पलटते हैं तो आप सिर्फ अगला अनुच्छेद नहीं बल्कि अपने इतिहास का अगला अध्याय देख रहे होते हैं। ये सोच ही अद्भुत है। अब आते हैं संविधान के आत्मा पर, इसकी प्रस्तावना। इसकी शुरुआत ही इतनी शक्तिशाली है, हम भारत के लोग। ये 3 शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। ये कहते हैं कि इस संविधान को किसी राजा ने, किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि खुद भारत के लोगों ने बनाया है। हाँ, और सारी शक्ति का स्रोत वही है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या राजनीतिक कुंडली भी कहते हैं। ये एक पन्ने पर पूरे संविधान का सार है। ये प्रस्तावना भारत की पहचान को 5 शब्दों में बयां करती है: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। पहला है संप्रभु, यानी सॉवरेन। मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। किसी बाहरी देश का कोई नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं। फिर है लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। मतलब सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाएगी। और गणराज्य, रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति कोई राजा या रानी नहीं होगा बल्कि चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। लेकिन इसमें 2 शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हमारे स्रोतों के मुताबिक मूल प्रस्तावना में नहीं थे। सही, ये बाद में जोड़े गए। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत ही अहम और थोड़ा विवादित मुद्दा भी रहा है। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। जी, उस वक्त की सरकार का तर्क था कि ये शब्द संविधान की मूल भावना को ही स्पष्ट करते हैं। समाजवाद का मतलब सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना, और पंथ निरपेक्षता का मतलब कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव करेगा। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक बयान भी था उस समय का। बिल्कुल। इसके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान ऐसा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ था, जबकि जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि इसने भारत के सामाजिक चरित्र को और मजबूती दी। हम यहाँ सही गलत का फैसला नहीं कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि हमारे संविधान का ये हिस्सा भी एक राजनीतिक बहस का नतीजा है। ठीक है, तो ये 5 शब्द भारत की पहचान तय करते हैं। लेकिन ये तो देश की बात हुई। इस देश में रहने वाले आम नागरिक के लिए इस किताब में क्या वादा है, क्या गारंटी है? और वो वादा इन 5 शब्दों के ठीक बाद आता है। प्रस्तावना 4 बड़े मकसदों की बात करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। बिल्कुल। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। समता यानी कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको बराबर मौके मिलेंगे। और आखिर में बंधुता यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता को बनाए रखे। एकदम सही। ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, ये तो एक नए भारत का घोषणा पत्र लगता है। एक ऐसा भारत बनाने का वादा जो शायद उस समय कहीं था ही नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक सामाजिक क्रांति लाने का वादा है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। जब तक समाज में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव है, गरीबी है, तब तक वो आजादी अधूरी है। ये प्रस्तावना उसी अधूरी आजादी को पूरा करने का एक रोड मैप है। और यही बात हमें अगले हिस्से पर लाती है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है। ये मूल ढांचे वाला सिद्धांत क्या है? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है 1973 के एक बहुत ही मशहूर केस से, केशवानंद भारती केस। अच्छा। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 70 के दशक में
मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त टकराव चल रहा था। किस बात पर? सरकार बड़े सामाजिक बदलाव के लिए कानून बना रही थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या राजाओं के प्रीवी पर्सेस खत्म करना, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें मौलिक अधिकारों का हनन बताकर रद्द कर रहा था। तो ये संसद की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति के बीच की लड़ाई थी। कौन बड़ा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या संविधान का रक्षक? उधन किए जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट सके। ऐसा लगने लगा कि संसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को किसी भी हद तक बदल सकती है, शायद मौलिक अधिकारों को खत्म भी कर सकती है। हाँ, यही डर था। और इसी माहौल में केशवानंद भारती केस का फैसला आया। और उस फैसले ने क्या किया? उस फैसले ने कमाल का संतुलन बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ये असीमित नहीं है। अच्छा, संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये मूल ढांचा क्या है? लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि ये कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो हमारे संविधान की नींव हैं। आप इमारत में कमरे बदल सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन आप नींव को नहीं तोड़ सकते। इस एक सिद्धांत ने हमारे संविधान को तानाशाही में बदलने से बचा लिया। ये एक तरह से संविधान का सुरक्षा कवच बन गया। बिल्कुल। इसी तरह का एक और विकास अनुच्छेद 21 के साथ हुआ है ना? जी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 21 शायद इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। शुरू में अदालतों में इसका बहुत शाब्दिक मतलब लिटरल मतलब निकाला कि सरकार आपको मनमाने ढंग से मार नहीं सकती या कैद नहीं कर सकती। मतलब बस आपकी सांसें चलती रहे। बस। लेकिन फिर चीजें बदली। मेनका गांधी वाले केस से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जीना नहीं, बल्कि इंसान की तरह इज्जत और गरिमा के साथ जीना है। अच्छा। और बस वहीं से इस एक अनुच्छेद का दायरा इतना बढ़ गया कि आज इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भी शामिल है। जो 2017 के पुट्टुस्वामी केस में तय हुआ। जी। यानी एक ही वाक्य को हमारी अदालतों ने समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से फैलाया है। ये सचमुच एक जीवंत दस्तावेज होने का सबूत है। यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसी किताब दी जो हमारे साथ साथ बड़ी हो सकती है, हमारी बदलती आकांक्षाओं को अपने अंदर समेट सकती है। और इसी भावना का सम्मान करने के लिए 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब 1949 में संविधान को अपनाया गया था। ये हमें याद दिलाता है कि ये किताब सिर्फ गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए नहीं है। सही बात है। ये हमें उस प्रक्रिया की भी याद दिलाता है, वो सारी बहसें, वो सारे समझौते जिनसे गुजरकर ये दस्तावेज तैयार हुआ। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे दशकों के अपमान और संघर्ष से संविधान बनाने की जिद पैदा हुई, कैसे बंटवारे के दर्द के बीच इसे बनाया गया और कैसे इसे सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक कलात्मक दस्तावेज की शक्ल दी गई। हमने इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना को समझा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का वादा है। और हमने देखा कि कैसे केशवानंद भारती केस के मूल ढांचे के सिद्धांत और अनुच्छेद 21 की बदलती व्याख्याओं ने इसे आज भी प्रासंगिक और जीवंत बनाए रखा है। ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये भारत के हर नागरिक के लिए एक मार्गदर्शक है, एक वादा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। वो क्या? संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आज़ादी जैसे ढेरों मौलिक अधिकार देता है, जिन्हें हम सब जानते हैं और मांगते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ अनुच्छेद 51A हम पर कुछ मौलिक कर्तव्य भी डालता है, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और सबसे जरूरी सद्भाव और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना। आज के दौर में ये सोचना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अधिकारों की बात करते हुए संविधान की इस मूल भावना को जिंदा रखने के लिए एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को कितना निभा रहे हैं।